तो क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपका ध्यान बार बार क्यों भटक जाता है? आज की इस चर्चा में हम डॉक्टर गैबर मैटे की मशहूर किताब स्कैटर्ड माइंड्स के कुछ बहुत ही गहरे और दिलचस्प रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। असल में यह विश्लेषण सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि यह सीखने और आत्मविकास की एक पूरी यात्रा है। हम यहाँ जीवन दर्शन, व्यवहारिक ज्ञान और रोजमर्रा की उलझनों को बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अपनी सोच को और गहरा कर सकें। आप जानते हैं, इस पूरी चर्चा की सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? वो ये कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, या जिसे हम एडीडी कहते हैं, वो मस्तिष्क की कोई जन्मजात या कभी ना बदलने वाली संरचना नहीं है, बल्कि ये बचपन के तनाव और भावनात्मक अलगाव की एक प्रतिक्रिया है। डॉक्टर मैटे तंत्रिका विज्ञान और अपनी व्यक्तिगत कहानियों के जरिए बताते हैं कि कैसे बचपन की वो ज़रूरतें जो पूरी नहीं हो पाईं, हमारी ध्यान प्रणाली को आकार देती हैं। चाहे कोई खुद एडीडी से जूझ रहा हो या बस ये समझना चाहता हो कि एकाग्रता असल में काम कैसे करती है, ये चर्चा सच में बहुत अहम अंतर्दृष्टि देने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एडीडी की भावनात्मक उत्पत्ति के बारे में और समझते हैं कि ये कचरा पात्र या गार्बेज माइंड का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। डॉक्टर मैटे शुरुआत करते हैं अपने खुद के बचपन की कहानी से। वो बताते हैं कि माता पिता के आघात या ट्रॉमा के बीच पलते हुए उनका ध्यान हमेशा कैसे बिखरा रहता था। विचारों का एक ऐसा मानसिक सूप जो कभी आपस में जुड़ ही नहीं पाता था। उन्होंने इसके लिए एक बड़ा ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया, कचरा मन। मतलब एक ऐसी जगह जहां बेतरतीब उत्तेजनाएं और अधूरी जरूरतें बिना किसी फिल्टर के आपस में टकराती रहती हैं। तो देखा जाए तो ये कोई आनुवांशिक दोष नहीं था, बल्कि भावनात्मक भुखमरी से खुद को बचाने का बस एक तरीका था। यहां से कुछ बहुत ही अहम बातें निकल कर आती हैं। दरअसल बचपन का शुरुआती तनाव एक बच्चे के विकासशील मस्तिष्क में कॉर्टिसोल हार्मोन भर देता है, और इसका नतीजा ध्यान केंद्रित करने वाले जो तंत्रिका नेटवर्क होते हैं, उनका विकास वहीं रुक जाता है। ये कोई इच्छा शक्ति की कमी बिल्कुल नहीं है, ये गहरी अधूरी जरूरतों का एक सिग्नल है। जरा सोचिए, जब हम अपने बिखरे हुए ध्यान को इस नजरिए से देखते हैं तो खुद को कोसने के बजाय हमारे अंदर एक जिज्ञासा जन्म लेती है। और सच कहूं तो असली उपचार की शुरुआत भी यहीं से होती है। अब इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसे हम 7 साल की एक बहुत ही होशियार बच्ची जैस्मीन की कहानी से समझ सकते हैं। जैस्मीन का बर्ताव सीधा उसकी माँ की मानसिक स्थिति से जुड़ा था। जब माँ शांत होती तो जैस्मीन खूब फलती फूलती, लेकिन जिन दिनों माँ का तनाव चरम पर होता, जैस्मीन तुरंत बेचैन हो जाती थी। ये कहानी बहुत ही मार्मिक तरीके से दिखाती है कि देखभाल करने वाले इंसान का तनाव सीधे तौर पर बच्चे की प्रतिक्रिया प्रणाली पर कैसे असर डालता है। जब माँ तनाव में होती है ना, तो बच्चे का दिमाग नई चीजें सीखने के बजाय खतरे को भांपना सीखना शुरू कर देता है। और अगर ये हल्का तनाव लंबे समय तक चले तो बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा पूरी तरह दब जाती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बच्चों का जो तथाकथित बुरा व्यवहार होता है, वो असल में खुद को शांत करने और अपनों से जुड़ने का एक हताश प्रयास होता है। अब जरा इसे समाज के नजरिए से देखते हैं। कई ऐसे बाहरी कारक हैं जो एडीएचडी को और ज्यादा बढ़ाते हैं, जैसे हमारा डिजिटल जीवन, लगातार मिलने वाली उत्तेजना और मल्टीटास्किंग की वो कभी ना खत्म होने वाली आदत। इसके लिए डॉक्टर मैटे ने एक बहुत ही जबरदस्त शब्द गढ़ा है, ध्यान ऋण, यानी अटेंशन डेप्थ। मतलब एक ऐसा माहौल जहां हर किसी का ध्यान बटा हुआ है। और सच तो यह है कि ऐसे माहौल में हम सभी कहीं ना कहीं एडीएचडी जैसी स्थिति के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। अगर हम सामाजिक स्तर पे देखें तो ये तकनीक और लगातार बजने वाले नोटिफिकेशंस हमारे दिमाग को गहराई में जाने के बजाय बस नई नई चीज़ों की चाहत करना सिखा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता की हमारी ये अंधी दौड़ वास्तव में उस गहरे फोकस को ही खत्म कर देती है जो रचनात्मकता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर मैटे इस बात पर पूरा जोर देते हैं कि एडीएचडी से निपटने के लिए हमें सामाजिक बदलाव की जरूरत है। हमें अपनी गति धीमी करनी होगी और उस निर्बाध ध्यान को वापस पाना ही होगा। खैर, ये समस्या सिर्फ बचपन या ऑफिस तक ही सीमित नहीं रहती। ये वयस्कों के सबसे करीबी रिश्तों, यहां तक कि विवाह में भी प्रवेश कर जाती है। होता क्या है कि ऐसे रिश्तों में दोषारोपण का एक विनाशकारी चक्र बन जाता है। एक साथी हमेशा चीजें भूल जाता है और दूसरा नाराज होकर हर चीज को कंट्रोल करने लगता है। मन में यही आता है कि अगर सामने वाले को मेरी परवाह होती तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। यह चक्र असल मुद्दों को पूरी तरह छुपा देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन उलझनों को सुलझाया जा सकता है। कैसे? कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदमों से, जैसे एक दूसरे को याद दिलाने के लिए बाहरी तरीके अपनाना,
पूरी एकाग्रता के साथ सुनने का अभ्यास करना और रोजमर्रा के ऐसे छोटे छोटे अनुष्ठान बनाना जो आपसी जुड़ाव को मजबूत करें। एक और बहुत दिलचस्प पहलू है समय। एडीडी से ग्रस्त मस्तिष्क में समय का अनुभव आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। अनियमित डोपामाइन के कारण क्या होता है कि लोग या तो वर्तमान के आनंद में पूरी तरह खो जाते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में बुरी तरह फंस जाते हैं, और जब डेडलाइन करीब आती है तब वो अभी का आनंद अचानक भारी घबराहट में बदल जाता है और भविष्य बिल्कुल किसी अजनबी की तरह डरावना लगने लगता है। तो इस समय के अंतराल को पाटा कैसे जाए? इसके कुछ बहुत ही सशक्त और असरदार उपाय हैं। माइंडफुलनेस और न्यूरोसाइंस का इस्तेमाल करके हम कुछ कमाल की तकनीकें अपना सकते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन के जरिए अपने मन को आने वाले कामों के लिए तैयार करना, अलार्म या चेकलिस्ट जैसे बाहरी संकेतों का इस्तेमाल करना, और सबसे जरूरी, अपने बिखरे हुए ध्यान को वापस वर्तमान में लाने के लिए पल पल की जागरूकता का अभ्यास करना। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि एडीडी हर किसी में एक जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। ये अलग अलग उम्र और लिंग में पूरी तरह अलग रूप ले सकता है। मिसाल के तौर पर एक किशोर लड़की की परफेक्शन की चाहत और सामाजिक चिंता उसके बिखरे हुए ध्यान को तब तक छुपा सकती है जब तक कि वो अंदर से पूरी तरह टूट ना जाए। या फिर सोचिए एक ऐसे अधिकारी के बारे में जो काम में तो बहुत सफल है, लेकिन अंदर ही अंदर अनिद्रा और टूटे हुए रिश्तों से जूझ रहा है। हमें यह समझना ही होगा कि हर व्यक्ति का संघर्ष पूरी तरह से अद्वितीय होता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। किताब में एक बहुत ही गहरी अवधारणा है, भावनात्मक एलर्जी। कई बार आपने देखा होगा कि एक बहुत ही मामूली सी आलोचना भी किसी को अंदर तक तोड़ देती है या बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देती है। तो ये कोई व्यक्तिगत दोष नहीं है। दरअसल ये बचपन की किसी चोट से निकली एक लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया है। एक ऐसा अलार्म जो रिजेक्शन के जरा से इशारे पर भी पूरी ताकत से बजने लगता है। इसे ठीक करने का सबसे पहला कदम यही है कि हम खुद को बिना किसी जजमेंट के देखें और अपनी भावनाओं को समझें। लेकिन रुकिए, अगर हम इस पूरी अराजकता के भीतर झांकें तो हमें कुछ बहुत ही शानदार छिपे हुए रचनात्मक उपहार भी मिलते हैं। बिल्कुल अलग तरह से सोचना और विचारों का तेजी से आना, ये असल में नवीनता के लिए तैयार एक मस्तिष्क की निशानी है। इतिहास में ऐसे कई कलाकारों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने इस बिखरे हुए ध्यान को समस्या समाधान की एक शानदार ताकत में बदल दिया। तो एडीडी सिर्फ एक चुनौती नहीं है, यह रचनात्मकता का एक बेहद अनूठा न्यूरोबायोलॉजिकल उपहार भी हो सकता है। तो अब तक हमने कारणों और प्रभावों को काफी गहराई से समझा है। आइए अब इसके लचीलेपन यानी रेजिलियंस और इसके वैज्ञानिक पहलू की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल कहते हैं। थोड़ा भारी शब्द है ना, लेकिन इसे ऐसे समझिए। जीन बस बंदूक को लोड करते हैं, लेकिन असल में ट्रिगर हमारा पर्यावरण खींचता है। डॉक्टर मैटे स्पष्ट करते हैं कि शोध बताते हैं कि जन्म से पहले मां की चिंता भी शिशु के ध्यान को प्रभावित कर सकती है। लेकिन इसमें एक बड़ी उम्मीद भी छिपी है। यदि शुरुआती परेशानियां ध्यान प्रणाली पर असर डाल सकती हैं, तो एक अच्छा, कम तनाव वाला और सहायक माहौल इस प्रणाली को पूरी तरह से नया आकार भी दे सकता है। तो फिर तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी एक बच्चे को एडीडी से बचाता क्या है? इसका सीधा सा उत्तर सुरक्षित और सहानुभूतिपूर्ण रिश्तों में छिपा है। बच्चे के साथ लगातार तालमेल बिठाना, एक भरोसेमंद दिनचर्या बनाना और बच्चे की भावनाओं को सच में समझना, यही वो मजबूत स्तंभ है जो विकासशील मस्तिष्क को सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। और यकीन मानिए, एक भरोसेमंद रिश्ता जीवन भर की चुनौतियों का सामना करने की ताकत दे सकता है। इसे एक बीमारी मानकर बैठने के बजाय आइए सक्रिय मानसिक प्रशिक्षण की बात करते हैं। सचेतनता और खुद के प्रति करुणा से बहुत कुछ बदला जा सकता है। इसके कुछ बहुत ही आसान उपाय हैं, जैसे बिना खुद को कोसे विचारों को आते जाते देखने के लिए बस 5 मिनट का श्वास अभ्यास, या फिर शरीर की संवेदनाओं को समझने के लिए बॉडी स्कैन और फोकस बढ़ाने वाले ध्यान खेल। ध्यान भटकने को एक बीमारी की तरह नहीं, बल्कि एक अहम जानकारी के रूप में देखना शुरू कीजिए। और यहीं से अपने आप से और दूसरों से जुड़ने के माध्यम से वास्तविक उपचार की शुरुआत होती है। आत्म अन्वेषण इस बदलाव का सबसे बड़ा इंजन है। हम डायरी लिखने के जरिए खुद से कुछ बहुत ही सौम्य सवाल पूछ सकते हैं, जैसे मैं सबसे ज्यादा बिखरा हुआ कब महसूस करता हूं? उस वक्त कौन सी भावनाएं उभरती हैं? अतीत का कौन सा हिस्सा आज मेरे ध्यान भटकने से जुड़ा है? जब हम इन सवालों पर विचार करते हैं ना, तो हमारे दिमाग की संरचना सचमुच बदलने लगती है।
न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें यही तो दिखाती है कि लगातार और जानबूझकर किए गए अभ्यास से मस्तिष्क के नेटवर्क को फिर से लिखा जा सकता है। चाहे वो रोजाना पढ़ने की आदत हो, मार्शल आर्ट्स हो या फिर कोई भी रचनात्मक कला। अगर बच्चों की बात करें तो एक करुणामय और अनुकूल माहौल जादू सा काम कर सकता है। इसमें माता-पिता की उपस्थिति, एक स्पष्ट ढांचा और सहानुभूति सबसे अहम है। दिन भर में बस कुछ पलों का सच्चा संवाद, आंखों में आंखें डालकर बात करना और उनकी भावनाओं को समझना, ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और हाँ, ये बात सिर्फ परिवारों तक सीमित नहीं है। हमारे स्कूलों और कार्यस्थलों को भी इस विविधता को अपनाना होगा। एक ऐसी जगह जहां लचीलापन हो, रचनात्मक आजादी हो और हर व्यक्ति के फोकस करने के अलग तरीके का सम्मान किया जाए। तो अंत में स्कैटर्ड माइंड्स हमें यही सिखाती है कि यह समस्या हमारे अंदर की कोई गहरी खराबी नहीं है, बल्कि यह खुद के प्रति करुणा दिखाने और जानबूझकर वर्तमान में रहने का एक बुलावा है। छोटी छोटी आदतें जैसे रोजाना का एक छोटा सा ध्यान अभ्यास या काम करने के तरीके में बस एक मामूली सा बदलाव हमारे फोकस को जबरदस्त सपोर्ट दे सकती हैं। अंततः एडीडी कोई ठहरा हुआ वाक्य नहीं है, बल्कि एक गतिशील कहानी है जिसे बिल्कुल फिर से लिखा जा सकता है। अब सवाल ये है, क्या हम अपने बिखरे हुए ध्यान को सिर्फ एक बीमारी के रूप में ही देखते रहेंगे या इसे खुद को गहराई से समझने के एक शानदार मौके के रूप में अपनाएंगे?